हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में देख रहे हैं कलाम द्वारा मेजर टेस्ट लिए गया है फर्स्ट। ये कह सकते हैं जो मेजर टेस्ट है ना, चाहे आप L1 से हो यानी रीड लेवल फर्स्ट से हो या रीड लेवल 2 से हो, जिसमें आपकी दो सब्जेक्ट चलती हैं SST और आपकी साइंस मैथ। तो एक चीज़ ध्यान रखें, ये मेजर टेस्ट में कॉमन क्वेश्चन थे साइकोलॉजी के, कितने 60 क्वेश्चन। उनमें से हम कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और बाकी जो बचेंगे क्वेश्चन उन्हें कल करा देंगे, ठीक है। तो ये सभी में कॉमन थे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या था, ये कह रहा है डाउन सिंड्रोम से संबंधित असत्य कथन बताइएगा, यानी जो गलत है वो हमें वो चूज करना है। देखिएगा, ये ट्राइसोमी 21 की वजह से होता है, ये बात सही है, क्योंकि 21वीं गुणसूत्र की इसमें पुनरावृत्ति हो जाती है, इसीलिए तो इसे ट्राइसोमी बोलते हैं। और 21वीं गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से होता है, तो ये इसकी एक विशेषता हो जाएगी, ठीक है। बाकी देखते हैं, इसका नेक्स्ट ऑप्शन है, इसका असर है बच्चे की बौद्धिक और विकासात्मक पक्ष पर पड़ता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। ये वातावरण जनित रोग है, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बाकी यह मंगोलिज्म कहलाता है, ठीक है, तो ये भी सही है, यानी 1, 2 और 4 सही है, 3 नंबर गलत हो जाएगा। अगर रीट 2021 दी होगी तो उसमें मैंने ये पेपर में कराया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 3 गलत है, बाकी सभी सही थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप, 2 नंबर असुमिलित छाटिएगा। जैसे डिसलेक्सिया, ये पढ़ने संबंधी विकार होता है, लेकिन ये सामने दे रखा है लेखन संबंधी विकार, तो ये तो गलत दे रखा है। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी होता है, यहाँ पर पठन दे रखा है, तो ये भी गलत। डिस्कैलकुलिया होती है गणित की जो भी घटनाएं होती है उनसे संबंधित, तो ये तो भाषा दे रखा है, तो इस वजह से गलत। तो ये कहेंगे ये सभी है ना असुमिलित हैं, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, 3 नंबर कि 8 वर्षीय राहुल की बुद्धि लब्धि है 10 वर्षीय मनोज जितनी है। यदि राहुल की मानसिक आयु 10 वर्ष है तो मनोज की मानसिक आयु ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना, इस प्रकार का क्वेश्चन है, RPSC सेकंड ग्रेड में ऑलरेडी पूछा हुआ है, तो उसी ही क्वेश्चन को मॉडिफाई करके इन्होंने कॉम्प्लेक्स बना दिया इसे, यानी थोड़ा टफ कर दिया है इस क्वेश्चन को। देखो, इसके मैं 2 तरीके बताता हूँ। ऐसा कीजिएगा, जो चीज़ जानते हैं ना उसे आप करके फिर उसके बाद भी निकाल सकते हैं, या तो वो तरीका है, या आप इसे बराबर करके निकाल लीजिएगा। कैसे? देखिए, मैं 2 तरीके बता रहा हूँ। जो फर्स्ट तरीका है वो मैंने इस प्रकार करा है, ये खुद से। देखिएगा, राहुल की ये दे रखी ना 8 वर्षीय राहुल की बुद्धि लब्धि, तो ये निश्चित तौर से उसकी शारीरिक आयु है, शारीरिक आयु को CA कहते हैं, तो ये 8 वर्ष हो गई। लास्ट में देखिएगा, ये दे रखा दूसरे कथन में कि राहुल की मानसिक आयु दे रखी है 10 वर्ष, तो इसका मेंटल एज कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। अब देखिएगा, हम एक काम करते हैं कि फर्स्ट स्टेप में हम राहुल की जो बुद्धि लब्धि है ना उसे निकाल लेते हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं ना बुद्धि लब्धि है वो मनोज जितनी है, यानी दोनों की बराबर कर देंगे तो उससे भी निकल जाएगा। तो देखिएगा, IQ मनोज की राहुल की निकाल रहे हैं, IQ उसकी मानसिक आयु बट्टे शारीरिक आयु, यही फॉर्मूला होता है ना बुद्धि लब्धि का, मल्टीपल इसमें हो जाएगा 100 का। देखिएगा, IQ हमें ज्ञात करनी है, तो एम कितनी दे रखी है 10, और आपकी शारीरिक आयु दे रखी है 8 वर्ष, मल्टीप्लाई 100, तो ऊपर कितना करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और 1000 में 8 का भाग देंगे तो करीबन आएगा जी 125। तो IQ कितनी आई राहुल की? 125। अब देखिएगा, अब हम सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होगा, अब हमें पूछा है वो देखिएगा, मनोज की हमें मानसिक आयु ज्ञात करनी है। फॉर्मूला रखेंगे वही जो ऊपर रखा है, MA/CA मल्टीप्लाई 100। देखिएगा, तो हमें जो दे रखा है हम वो रखेंगे, जैसे कि 10 वर्षीय मनोज था, तो इसका मतलब इसकी ये CA हो गई, यानी CA का मतलब शारीरिक आयु, और हमें मनोज की मानसिक आयु पूछी है, तो इसका मतलब हो गया, क्या हो गया कि उसकी मानसिक आयु हमें पूछी, वो X मान लेते, शारीरिक आयु 10 वर्ष दे रखी है, यहाँ पे कह रहा था ये देखिएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100। इधर क्या रखेंगे, IQ की जगह पे रखेंगे हम 125, क्योंकि ये राहुल की जो राहुल था ना उसकी जितनी ही इसकी बुद्धि लब्धि है, किसकी? 10 वर्षीय मनोज की, तो इस वजह से 125 बराबर रख देंगे। अब इससे क्या होगा, इससे मानसिक आयु निकल आएगी जो हमें X मानी है। अब एक काम कीजिएगा, इस 0 से इस 0 को काट दीजिएगा, तो ऊपर बची 10X, ये बराबर में 125 है, तो X की वैल्यू निकालेंगे तो ये चीज़ जानते होंगे कि 125 में 10 का भाग लग जाएगा, तो ये 12.5 आ जाएगा। ये 12.5 क्या है? X हमने क्या मानी थी? MA का मतलब मानसिक आयु। एक तो ये राइट आंसर हो जाएगा इस तरीके से। अगर ऐसा भी तरीका नहीं आता है, दूसरा तरीका ये देखिएगा, ये तरीका नंबर सेकंड है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे है? वही तरीका, ये देखो एक ही सूत्र से निकल जाएगा। एक काम कीजिए, इधर राहुल रखिएगा, इधर मनोज, इसकी जो IQ है उसका फॉर्मूले में जो डाटा था उसे रख लीजिएगा, यानी जो इसका निकल के आया था। देखो, शारीरिक आयु कितनी थी आपकी 8 वर्ष, और मानसिक आयु 10 वर्ष किसकी? राहुल की, तो रख दीजिएगा उसी प्रकार। मानसिक आयु बट्टे शारीरिक आयु, तो 10 बट्टे 8 मल्टीप्लाई 100। अब इसे बराबर करके फिर मनोज की देख लीजिएगा, मनोज की केवल शारीरिक आयु दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, इधर की साइड है केवल हम रखेंगे
x, क्योंकि हमें मानसिक आयु मालूम नहीं है मनोज की, तो हम शारीरिक आयु नीचे रखेंगे तो 10 वर्ष मल्टीप्लाई 100। अब देख लीजिएगा कि एक काम कीजिएगा, इसको 0 से 0 काटिए, ऊपर 10x हो जाएगी, ठीक है, ये हो गई। अब इधर आइएगा तो ये 1000 बटे 8, तो देखिए 8 से 1000 काटेंगे करीब 125 बार कटेगा, बराबर 10x। तो x रखेंगे इधर और पट्टी में चली जाएगी 10 और वो ये हो जाएगा 12.5। यानी ये तो एक ऐसा तरीका है डायरेक्टली एक ही फॉर्मूले से हो जाएगा। ये है आपको खुद से सोच के करना होगा कि आई क्यू हमें निकालनी होगी पहले राहुल की, उसे बराबर कर देंगे मनोज की। तो इस प्रकार ये दोनों तरीके हैं, है तो एक ही तरीका, लेकिन इसे एक तो डायरेक्टली कर सकते हैं, एक एक स्टेप से अलग अलग कर सकते हैं कि ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इसमें क्या पूछा है कि अमूर्त बुद्धि के बारे में सत्य बताइएगा। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखेंगे ना, सत्य बताना है हमें, तो हम ये कहेंगे ये मानसिक प्रतिभाओं के निर्माण में सहायक होता है। जो बुद्धि लुप्ति होती है, मैं ये कह रहा हूँ एक टर्मर का स्टेटमेंट है कि जो हमारी बुद्धि होती है वो अमूर्त बुद्धि होती है, उनका एक स्टेटमेंट भी पूछा जाता है अगर पढ़ा होगा। कोई इसे अमूर्त मानते हैं, उनकी एक स्टेटमेंट होती है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इसका समर्थन करते हैं, तो उनकी एक विशेषता पूछी थी, सिंपल था, हालांकि 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि गिलफोर्ड के प्रारंभिक मॉडल में यह प्रकोष्ठ उपस्थित नहीं था, कौन सा नहीं था, तो वो हो जाएगा श्रव्य। देखिएगा अगर गिलफोर्ड की 3D यानी 3 डायमेंशनल थ्योरी पढ़ी होगी तो यह इसे बुद्धि संरचना कह सकते हैं, थ्योरी बोलते हैं, और इसी को 3D को। तो इसमें 3 स्टेप चलते थे, कॉप यह तत्व थे या घटक थे, जिसमें पहली थी कंटेंट जिसे विषय वस्तु, दूसरी थी ऑपरेशन जिसे बोलते संक्रिया, तीसरी थी प्रोडक्ट। जो वर्ग क्लास है ना, ये तो प्रोडक्ट में चली जाएगी, बाकी रूपांतरण है ये चला जाएगा कंटेंट में, अविसारी चिंता चला जाएगा आपके संक्रिया में। जो श्रव्य है ना, ये कंटेंट है ना, इसमें एक शब्द होता है, उसमें ऑडियो विजुअल दोनों यूज किए गए थे शब्द, ऑडियो और विजुअल, VISUAL विजुअल, ठीक है। तो ये शब्द दोनों थे, और देखो शब्द तो मुझे भी नहीं मालूम है कौन सा है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि ये दोनों शब्द उसी में आते हैं, तो उसमें ऑडियो भी आता है और विजुअल भी आता है। तो ये दोनों शब्द यानी कह सकते हैं ये जोड़े गए थे, तो ये शुरुआत के प्रकोष्ठ में नहीं थे, यानी कह सकते हैं शुरुआत में जो 120 खंड बताए थे ना, जो 4 गुणा 5 गुणा 6 और 54 30 चौका 120, सही है ना, 54 30 चौका 120, तो 120 खंड थे, फिर ये 150 हो गए थे, फिर 180 हो गए थे। तो ये कैसे हो गए थे, यही तो कह रहा था, शुरुआत के प्रकोष्ठ में कम अंक ये डाटा थे, यानी ये COP ये क्रम था, फिर इसे कर दिया था 5 गुणा और शायद 5 गुणा 5 गुणा 6, इस प्रकार ये 150 हो गए थे, फिर लास्ट में जाके इसे 5 गुणा, फिर लास्ट के स्टेप मुझे मालूम नहीं, लेकिन 180 हो गए थे। तो ये बाद में कुछ चीज़ें जोड़ी गई थी, प्रकोष्ठ कह रहे हैं ना, इन्हें जोड़ा गया था। तो ये जैसे ऑडियो विजुअल हो गया, और भी शब्द थे जो जोड़े गए थे। हालांकि हमें आंसर पे जाना था, तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ये अच्छा ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिएगा, भाटिया जी के परीक्षण का भाग नहीं है। देखिए उन्होंने कोहस ब्लॉक डिजाइन की बात की है, जो पैटर्न ड्राइंग की बात की है, तत्काल स्मृति की बात की है, लेकिन भूल भुलैया की बात नहीं की है। तो भूल भुलैया को बोलते हैं मेज टेस्ट। ये किसने बात की, आपने टोलमैन पढ़े होंगे, तो टोलमैन ने आपकी लेटेंट थ्योरी दी थी, तो लेटेंट कह लीजिएगा, इसे साइन थ्योरी कह लीजिएगा, तो ये उन्हीं से संबंधित है। ये संज्ञानवादी और व्यवहारवादी दोनों का मिश्रण माना जाता है, कौन, टोलमैन। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कार्डन के प्रारंभिक मॉडल में नहीं था, हालांकि देखा जाए भाषाई बुद्धि थी, संगीत बुद्धि थी, स्थानिक, इसकी LML इज बैन, इस प्रकार की हिटर के ये 9 प्रकार हो जाते हैं, यानी फ्रेम हो जाते हैं, जो हमारे बुद्धि से संबंधित होते हैं। देखिएगा पहले लिंग्विस्टिक यानी भाषा की बात की है, संगीत की बात की है, और लॉजिकल यानी तर्क की बात की है, और आई का मतलब इंट्रा और इंटेलिजेंस की बात की है, स्पाइसियल की बात की है यानी स्थानिक बुद्धि, बॉडी काइनेस्थेटिक की बात की थी। ये 2 शब्द जोड़े गए थे, एक तो 1998 में जोड़ा गया था, दूसरा फिर 2000 में जोड़ा गया था। ये 2 शब्द जोड़े गए थे, एक्सटेंशियल यानी अस्तित्ववादी बुद्धि और प्राकृतिक यानी नेचुरल कह सकते हैं बुद्धि। तो ये दोनों शब्द है ना 98 और 2000 में जोड़े गए थे। शुरुआत में ये 7 प्रकार थे, और बाद में 2 और जुड़ के ये टोटल हो गए थे 9 प्रकार, या 9 फ्रेम बोल सकते हैं, या आयाम बोल। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, बुद्धि वह है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, ये कथन किससे संबंधित है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपके बोरिंग से, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, द बैकवर्ड चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपके सिल्बर्ट है। सिल्बर्ट गजब की मनोवैज्ञानिक रहे हैं। इन्होंने पहली बार तो शैक्षिक लब्धि का सूत्र दिया था, शैक्षिक लब्धि बराबर होता है शैक्षिक लब्धि बटे कह सकते हैं शारीरिक आयु,
और मल्टीप्लाई 100। पहली बात तो इन्होंने ये कि सूत्र दिया था शैक्षिक लब्धि का। उन्होंने कहा था जिनकी भी बुद्धि लब्धि 85 यानी इससे कम होती है ना, वो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालक माने जाते हैं। ठीक है, ये भी डेफिनेशन है। तो ये पूछी जाती है कि जिनकी बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है वो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े माने जाते हैं। ये किसका स्टेटमेंट है? तो सिल्वर्ट का है। ठीक है, सिल्वर्ट है। और ये भी कहते हैं कि शैक्षिक दृष्टि का मतलब ये है कि कोई एक दो सब्जेक्ट में कमजोर हो, जैसे मैथ में कमजोर है या इंग्लिश में कोई एक सब्जेक्ट में कमजोर हो, तो वो भी डेफिनेशन इन्हीं की है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो मंदबुद्धि बालकों के परिगण में जो प्रशिक्षणीय वर्ग है, यानी जो ट्रेनिंग सेक्शन होता है ना, बच्चों को ट्रेनिंग देके हम कुछ चीज़ें सिखा सकते हैं, तो उनकी बुद्धि लब्धि बतानी है आपको। यानी कि वर्गीकरण कितना किया गया था, वो 35 से 50 के मध्य में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ब्राइड के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना के पक्ष कौन से हैं? तो इसके लिए इड आएगा, इंग्लिश दे रखी, देखो इड, ईगो, सुपर ईगो। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। एक और आता है स्थूल से संबंधित, तो उसमें आते हैं आपके चेतन, अचेतन, और ये पूर्व तो होता ही नहीं है यार, ये कहाँ से आ गया? चेतन, अचेतन और अर्धचेतन ये आते हैं, वो स्थूल में आते हैं। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर केवल 1 ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है, शराब पीने से मना करने पर एक व्यक्ति यही कहता है कि 4 दिन की तो जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो, ये कौन सी रचा युक्ति होगी? तो आपने जो समाजने की युक्तियां पढ़ते हैं ना, उसमें पढ़ी होंगी, डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं, तो इनमें युक्तिकरण पढ़ा होगा। युक्तिकरण का मतलब होता है रैशनलाइजेशन, यानी इंग्लिश में कहते हैं। इसका मतलब होता है कि आप कोई भी झूठ बोले उसके लिए आपके पास कोई तर्क होना चाहिए। जैसे कि इसके पास है ना, ये तर्क सही तो दे रहा है कि 4 दिन की तो हमारी ज़िंदगी है, उसमें खाओ पियो ऐश करो, तो ये तरक्की तो दे रहा है, तो निश्चित तौर से इसी से संबंधित हो जाएगा। चोर का चोरी करते हुए पकड़े जाना और फिर कहना कि मैंने चोरी इसलिए की क्योंकि मैं बुरी संगति में रहता हूँ, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 11वीं क्लास की जो साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान की बुक है उसमें एग्जाम्पल दे रखा है, तो वो भी इसी से संबंधित है, यानी युक्तिकरण से। ये भी एग्जाम्पल युक्तिकरण से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 13, एक व्यक्ति के पास एक नौकरी का विकल्प तो है किंतु वेतन बहुत कम है। वही एक चिंता यह भी है कि उसे और कई नौकरी भी नहीं मिल रही, तो इसे नहीं चुना तो वो बेरोजगार भी रहेगा। तो ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है? तो आपने ये पढ़े होंगे, ये द्वंद्व से संबंधित आते हैं। द्वंद्व 4 प्रकार के बताए गए हैं, जिनमें से अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे ना, तो टोटली बात नेगेटिव ही हो रही है दोनों तरफ से। उसे नौकरी भी छोड़ नहीं सकता है क्योंकि ऊपर नौकरी छोड़ी तो बेरोजगार भी हो जाएगा, तो निश्चित तौर से दोनों ही पॉइंट नेगेटिव है, इनमें दोनों ही बात कही जा रही है। तो उसे बोलते हैं अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, यानी हिंदी में कहेंगे तो पर्याय द्वंद्व। अगर इसमें पॉजिटिव बात होती तो फिर हम इस पर चले जाते, किस पे? ग्राही पे। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होती तो फिर हम चले जाते इस 2 नंबर ऑप्शन पे। तो हालांकि इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अच्छा ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिएगा कि व्यक्तित्व के प्रकारात्मक वर्गीकरण से संबंधित मनोवैज्ञानिक नहीं है, यानी जिन्होंने कह सकते हैं कि जो प्रकारात्मक, इसमें प्रकारात्मक को फंक्शनलिज्म कह रहा होगा, यानी फंक्शनल। ठीक है, ये पर्सनैलिटी से कौन संबंधित नहीं है। देखिएगा, अगर आपने व्यक्तित्व चैप्टर पढ़ा होगा ना, तो उसमें आपने सेल्डन भी नाम सुना होगा, क्रैचमर भी सुना होगा, यूंग भी सुना होगा, लेकिन केटल है ना, ये आपकी बुद्धि से संबंधित ज़्यादातर रहे थे। यानी जो केटल रहे थे, इन्होंने ये संबंधित थे आपके 16 PF से, यानी जो आपकी पर्सनल फैक्टर प्रश्नावली बोलते हैं 16, उससे संबंधित रहे थे। यानी ये सील गुणों की बात करते हैं ज़्यादातर। तो हम ये कहेंगे ये प्रकारात्मक वर्गीकरण से संबंधित मनोवैज्ञानिक नहीं है, वो हो जाएंगे केटल। सही है ना? बिल्कुल सही है। ठीक है, इन्होंने 16 PF की बात की है। ठीक है, तो ये सभी है ना, सेल्डन ने इन्होंने 3 प्रकार बताए थे, क्रैचमर ने आपके 4 प्रकार बताए थे। क्रैचमर का सिसित सेल्डन जो सेल्डन है ये। ठीक है, बाकी यूंग है, इन्होंने 2 प्रकार बताए थे मनोवैज्ञानिक, अंतर्मुखी बहिर्मुखी। फिर इनकी आलोचना हुई थी, इन्होंने फिर एक और इसमें ऐड कर दिया था। फिर इन्होंने 3 प्रकार बताए थे, उभयमुखी भी जोड़ दिया था। और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है यूंग का, क्योंकि इन्होंने मनोविज्ञान के आधार पर बांटे थे 2 प्रकार शुरुआत में, फिर उससे 3 हो गए थे। ठीक है, डिपेंड करता है क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा रहा है। हालांकि रीट में क्वेश्चन 2 ही प्रकारों से बना है, तो इसमें से राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सेल्डन ने शारीरिक गठन के आधार पर श्रेणीकरण को मानते हुए प्रबल एंडोमॉर्फिक व्यक्तियों को जो भी श्रेणी है उनको अनुपात क्या बताया था। तो देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना, HTET में पूछा था पहली बार क्वेश्चन। यानी जितनी भी इंडिया में एग्जाम होती है ना शिक्षक भर्ती में, केवल एकमात्र HTET यानी हरियाणा टेट में ये क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद है ये बुकों में ऐड करने लग गई कि इन्होंने इस प्रकार भी डिवाइड कर रखा था। हालांकि हमें तो ये पढ़ते हैं, सेल्डन ने 3 प्रकार बताए थे, एक्टोमॉर्फिक, मीजो और एंडो। ठीक है, यही 3 प्रकार थे, लेकिन इनकी विशेषताओं में आते हैं ये। ठीक है, प्रकार है। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, ये HTET में पूछा है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंडोमॉर्फिक की बात कर रहा है तो 711 हो जाएगा, यानी 7
एक एक इस प्रकार इसकी भी विशेषता होती है। नेक्स्ट देखिएगा कि हस्तशिल्प का प्रशिक्षण किन बच्चों के लिए उपयोगी होता है। तो हस्तशिल्प की जब भी बात की जाएगी ना, ये संबंधित होगा आपके जो मंदबुद्धि बालक होते हैं ना, उनसे संबंधित है। हस्तशिल्प की शिक्षा उन्हें ही देनी चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये रीट में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक वंचित बालक नहीं हो सकता है। तो देखिएगा इसमें से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, समायोजन की अप्रत्यक्ष युक्ति नहीं है। तो इसका मतलब ये प्रत्यक्ष पूछ रहा है हमसे, तो प्रत्यक्ष हो जाएगी अन्य लक्ष्य का प्रतिस्थापन। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बाकी शोधन, प्रक्षेपण, दमन ये आपकी अप्रत्यक्ष विधियाँ थी। नेक्स्ट देखिएगा, चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। ये स्टेटमेंट किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर 2 से संबंधित हो जाएगा। रॉसी ही है जो उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं स्यूडो मैच्योरिटी, यानी स्यूडो का मतलब होता है झूठी या मिथ्या परिपक्वता, मिथ्या परिपक्वता बोल दीजिएगा, या झूठी अवस्था या झूठी परिपक्वता कह सकते हैं, क्योंकि शब्द ही उन्होंने यही यूज किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर। नेक्स्ट देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन, जिम्बार्डो वर्ग के अनुसार जो अभिसारी चिंतन को कह सकते हैं। तो अभिसारी का मतलब होता है एक तरह से निगमनात्मक थिंकिंग हो जाएगी, या निगमनात्मक सही है, डिडक्टिव बोलते हैं इंग्लिश में। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये 20 क्वेश्चन किए हैं, चलो और भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, समस्या समाधान की प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाली संक्रियाओं का आरोही क्रम लगाइए, यानी एक सिस्टमेटिक तरीका बताना, पहले छोटा स्टेप फिर उससे बड़ा बड़ा इस प्रकार, ठीक है। यही होता है आरोही क्रम। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो पहले तो आइए हम समस्या की पहचान करेंगे। हालांकि देखिएगा जो समस्या समाधान जो प्रोसेस होती है ना, उसमें आपके जो स्टेप होते हैं ना, चाहे आप उन्हें आरोही क्रम बोलिएगा या रैंडमली ये कह दीजिएगा स्टेप कौन से, तो वो यही क्रम होते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम समस्या की पहचान करेंगे। तो ये 2 नंबर किसमें दे रखा है, इन दोनों में, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद है हम जो भी ये क्या दे रखा है, उपलक्ष्य निर्धारण करना, इंग्लिश में क्या दे रखा है, और डिटरमाइनेशन ऑफ सब गोल, ठीक है। इसी कहते हैं उपलक्ष्य का निर्धारण करना। तो ये भी सभी इन दोनों ऑप्शनों में दे रखा है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर समस्या जो भी होगी ना उसका क्रियान्वयन करेंगे, यानी समाधान करेंगे। तो ये स्टेप दे रखा है केवल 4 नंबर ऑप्शन। तो यही क्रम हो जाएगा, फिर लास्ट में जाके हो जाएगा जो भी परिणाम आएगा ना उसका मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22, इसमें पूछा है निर्मितवाद के 5 ई उपागम किस सोपान में से 4 सीखी गई अवधारणा को अन्य संबंधित अवधारणाओं के साथ जोड़ते हैं, और ये करेंगे अपने, या इसमें कह सकते हैं इसमें ज्ञान और समझ का उपयोग वास्तविक संसार में करते हैं। ये वाला क्वेश्चन है ना, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये मैंने कराया है इसलिए मुझे मालूम है। इसमें 5 ही है ना, ये इसके मनोवैज्ञानिक रहे थे, इनके सहयोगी शायद कौन थे, रॉय पी नाम आता है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। ये रचनावाद से संबंधित है ये मॉडल, ठीक है। तो देखिए इसमें देखिएगा, अब हमें ये बताना है कि जो ज्ञान और समझ का उपयोग वास्तविक संसार में करते हैं वो उस टर्म को क्या कहते हैं, इन 5 स्टेपों में ये पूछा है। ओवरऑल देखें तो इसका ऑप्शन नंबर कह सकते हैं 1 हो जाएगा, जिसे हम एक्सटेंड कह रहे हैं, और इसकी जगह पे हम और भी शब्द यूज कर सकते हैं, वो होता है एलाबोरेशन। इसे भी शब्द को यूज कर सकते हैं, हालांकि इसमें ऑप्शन दे रखा था एक्सटेंड, इंग्लिश में इसे ही एलाबोरेशन कहते हैं। ये खोज होता है, एक्सप्लेन होता है, संलग्न होता है, ठीक है। ये 4 तो दे रखे हैं, और लास्ट में होता है इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन यानी मूल्यांकन। तो ये 5 स्टेप होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति भ्रमण की योजना बना रहा है तो वह किस प्रकार की कल्पना कर रहा है, यानी भ्रमण की योजना बना रहा है, तो निश्चित तौर से हम ये कहेंगे कि वो कहीं ना कहीं व्यवहारिक है, यानी यही तो पूछा है किस प्रकार की कल्पना कर रहा है, तो वो व्यवहारिक कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सी मनोवैज्ञानिक अपनी पुस्तक जैसे हेरिडिटरी जीनियस में व्यक्तिक विभेद का वैज्ञानिक ढंग से विवेचना प्रस्तुत की थी। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, फ्रांसिस ई. गाल्टन है उससे संबंधित थी। ये आपकी हेरिडिटरी यहाँ पे लिख रखा हुआ कहीं पे इंग्लिश में, कहाँ पे लिख रखा है, ये रहा हेरिडिटरी जीनियस, ठीक है। ये इंडिविजुअल डिफरेंस से संबंधित थी, तो ये आपकी फ्रांसिस ई. गाल्टन से संबंधित है। एक जैव सांख्यिकी और पूछा जाता है कि जैव सांख्यिकी है वो किससे संबंधित है, तो ये भी आता है आपके कह सकते हैं जैव सांख्यिकी किससे संबंधित है, शायद ये आपके बीजमैन से संबंधित है क्या, नहीं उनको तो ये नहीं आएगा, ये इसी से जैव सांख्यिकी आपके फ्रांसिस ई. गाल्टन से संबंधित हो जाएगा। तो क्योंकि बीजमैन है ना, ये तो उससे संबंधित है, किससे, आपकी जर्म प्लाज्म यानी जर्म प्लाज्म, यानी कह सकते हैं जो हमारे पेरेंट्स के लक्षण हम में आते हैं, और पेरेंट्स से पहले जो
प्रीवियस पीढ़ी रही होगी, जो दादा दादी बोल सकती है, तो उनके लक्षण आते हैं। इस प्रकार ये क्रम होता है ना, वो जन्मजात सिद्धांत दिया था, शायद ऐसा ही है कुछ नाम है। हालांकि आपको तो आंसर देखना था, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। नेक्स्ट देखिएगा कि व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं, तो ये दोनों ही चीज़ें हो जाएंगी, चाहे आपकी विचनशीलता हो या प्रतिमानता हो। ये रीट शायद 2016 का क्वेश्चन है जो यहाँ पे कॉपी किया गया है, नहीं यहाँ पे पूछा है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा गया है कि मैस्लो की सोपानक्रम में सबसे निम्नतम आवश्यकता पूर्ति हेतु तुरंत बाद आती है। देखिएगा, जो अब्राहम मैस्लो है ना, ये मानवतावादी है। तो इन्होंने बताया था कि समाज में जो व्यक्ति होता है उसे किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो उस आधार पर इन्होंने 5 स्टेप बताए थे, जिन्हें मैं बार बार कहता रहता हूँ। P/, ये स्टेप है आपके फिजिकली, और दूसरे नंबर पे स्टेप आता है सुरक्षा का, तीसरा लव का, चौथा आता है सम्मान का, 5वां आता है स्वयं का यथार्थीकरण। तो ये कह रहा था कि निम्नतम का मतलब होता है फिजिकली आवश्यकता। फिर कह रहा है कि निम्नतम आवश्यकता की पूर्ति के तुरंत बाद आती है, तो वो आती है आपकी सेफ्टी यानी सुरक्षा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा है, देखिएगा, अभिवर्णा का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ यहाँ पे क्या दे रखा है, ये गलत दे रखा है, नोटिनेशन है, ये गलत है, ये मोटिवेशन होगा, यहाँ पे देखा होगा, देखो ये रहा, ठीक है, ये गलत दे रखा है यहाँ पे शब्द। अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ मूलतः इस शब्द से आया है, किससे आया है, तो ये बताना है, शब्द बताना है। तो ये आया आपकी मुँह पर से, यानी मुँह पर बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारी अभिप्रेरणा को निम्नलिखित में से सर्वोत्तम परिभाषा करने वाला शब्द कौन सा है इसमें से, यानी बाह्य अभिप्रेरणा को कह सकते हैं सर्वोत्तम परिभाषित करने वाला शब्द कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा आपका साधन। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि पूर्णतः जैविक अभिप्रेरक कौन सा है, जैविक का मतलब वो उसमें से हो जाएगा नींद। ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं 4 सही हो जाएगा। देखिएगा, इसमें से आपको सत्य कथन बताना है, और नीचे कूट दे रखे हैं कि नहीं दे रखे हैं, तो देखिएगा इनमें से सत्य कथन हमें चूज करना है। तो ओवरऑल आप सभी ऑप्शनों को पढ़ लीजिएगा। जैसे कि हम बात करें यहाँ से 1 नंबर से, देखिए, आवश्यकताएं प्राणियों के भीतर का तनाव होती है, यह उस उद्दीपनों या लक्ष्यों के संबंध में प्राणी में क्षेत्र को व्यवस्थित करने में प्रवृत्त करती है जो उनकी प्राप्ति की ओर निश्चित क्रिया को उत्तेजित करती है। ये कहीं ना कहीं स्टेटमेंट सही है। अंतर्निहित आदिशक्ति का मूल है जो मानव प्राणी को क्रियाशील बनाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। उद्दीपन व्यवहार को उद्दीपित करता है, वो कायम रखता है और निर्देशित करता है, तो ये भी कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो हम ये 30 ही क्वेश्चन कर रहे हैं, 30 बाद में कर लेंगे।